अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कंपोनेंट में कि कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है रेक्ट के अंदर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी रेक्ट प्रोजेक्ट में आप जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे उन सब की लाइफ साइकिल सेम होंगी और उन लाइफ साइकिल के अंदर उन सब की फेजेस सेम होंगी। आप जितने भी कंपोनेंट अपने प्रोजेक्ट में बनाएंगे उन सब की लाइफ साइकिल सेम होंगी। और मतलब लाइफ साइकिल सेम होने से मुराद ये है कि जो भी वो स्टेप फॉलो होंगे वो सेम होंगे और उनमें जो फेजेस होंगी वो सेम होंगी। जो मेन फेजेस है कंपोनेंट की वो तीन फेजेस है। पहली है हमारे पास माउंटिंग फेज, दूसरी है अपडेटिंग फेज और तीसरी है अनमाउंटिंग फेज। तो ये मेन फेजेस हैं एक कंपोनेंट की। जब हम कंपोनेंट कोई भी क्रिएट होता है और उसके बाद उनकी जो भी फेजेस बनती है वो तीन बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि माउंटिंग फेज क्या होता है कंपोनेंट में। माउंटिंग फेज ये है कि डोम के अंदर कंपोनेंट को इंसर्ट करना, तो ये माउंटिंग फेज है। अपडेटिंग फेज ये है कि जो ऑलरेडी डोम के अंदर कंपोनेंट है उसमें अपडेट होना, कुछ चीजें अपडेट होना, वो उसकी अपडेटिंग फेज कहलाती है। और अनमाउंटिंग ये है कि अब हमने कंपोनेंट से सारा काम ले लिया, अब उसे डोम में से रिमूव करना है, उसकी जगह पर कोई दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा या कोई दूसरी चीज आ जाएगी। ये है अनमाउंटिंग फेज। ठीक है, अच्छा इस माउंटिंग अनमाउंटिंग और अपडेटिंग जो फेजेस हैं इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, उसको समझे कि ये एज अ डोम है। ठीक है, तो जो हम दुनिया में आते हैं, इस वर्ल्ड में आते हैं, हम जो हैं हम ये कह लें कि हम जो हैं वो हम कंपोनेंट हैं, एज अ कंपोनेंट है हम। ठीक है, मतलब जो भी बेबी बोर्न होता है हमारी इस दुनिया में वो एज अ कंपोनेंट समझ लें उसे। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये जो दुनिया है वो एक डोम है और जो बेबी बोर्न होता है वो एक तरह का कंपोनेंट है। अब देखें तो अब माउंटिंग फेज हमारी क्या होगी। इस दुनिया में जब हम आते हैं, इस दुनिया में जब हम इंसर्ट होते हैं, इस दुनिया में जब हम बोर्न होते हैं, तो तब हमारी वो माउंटिंग फेज होती है। मतलब हम एज अ डोम डोम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं, तो ये हमारी माउंटिंग फेज है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ग्रो होते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हमारी शादी वगैरह होती है, पैसे कमाती हैं, तो ये हमारी अपडेटिंग फेज है। ठीक है, तो ये हमारी अपडेटिंग फेज होगी। और अनमाउंटिंग फेज ये है कि अब हमारा इस दुनिया से सारा काम हमने इस दुनिया में कर लिया, अब हमारे इस दुनिया से, इस डोम में से जाने का वक्त हो चुका है। इस डोम में से या इस दुनिया से हमारा इस जाने का वक्त हो चुका है, तो ये हमारी अनमाउंटिंग फेज होगी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को लेकर हम कंपोनेंट को कंपैरिजन करेंगे कि कंपोनेंट को आप इस तरह समझें कि एक एक तरह का बेबी है। ठीक है, कि वो डोम में इंसर्ट होगा, वो उसकी माउंटिंग फेज हो जाएगी, उसमें कुछ अपडेशन होगी, वो उसकी अपडेटिंग स्टेज होगी। उसके बाद अब इस कंपोनेंट से हमने सारा काम करवा लिया, अब इसको हमने डोम में से निकाल दिया, तो ये उस कंपोनेंट की अनमाउंटिंग फेज होगी। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं माउंटिंग फेज में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि माउंटिंग फेज में क्या होता है। माउंटिंग फेज में इनिशियली जब, अब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ लेकर चलते हैं। इनिशियली जब हमारी रेक्ट ऐप रन होती है, फर्ज करें यूजर अभी होम पेज पर था, होम पेज में जितने भी कंपोनेंट थे, जितने भी कंपोनेंट से मिलकर होम पेज बना था हमारा रेक्ट का, ठीक है, उसमें जितने भी कंपोनेंट थे उन, जब वो हमारी रेक्ट ऐप रन होगी पहली मर्तबा, तो हमें जो भी कंपोनेंट नजर आएंगे वो उनकी माउंटिंग फेज कहलाएगी पहली। दोबारा देखिए कि यूजर था, हमारी वेबसाइट थी, यूजर हमारी वेबसाइट के होम पेज पर विजिट करता है, तो होम पेज जितने भी कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो इनिशियली जब हमारी वेबसाइट रन होगी, हमारा होम पेज रन होगा, तो उसमें जो भी जितने भी कंपोनेंट होंगे वो पहली मर्तबा उनकी एक माउंटिंग फेज रन होगी, माउंटिंग फेज रन होगी। अब माउंटिंग फेज में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, माउंटिंग फेज में हम क्या कर सकते हैं, डाटा इनिशियलाइज करवा सकते हैं, हम डेटाबेस से डाटा फेच करवा के यूजर को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे होम पेज पर एम्प्लॉय का टेबल था एक तरह का, तो हाँ,
जो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डाटा था वो बेसिकली डाटाबेस से हम लेकर आ रहे थे, ठीक है। तो हम माउंटिंग फेज में क्या करेंगे, माउंटिंग फेज बेसिकली करती क्या है, जैसी हमारी ऐप इनिशियलाइज होती है ना, ऐप रन होती है, उसी वक्त माउंटिंग फेज रन होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, डेटाबेस से हम क्यूरी करेंगे, क्यूरी करने के बाद डाटा फेच करेंगे, फेच करने के बाद हम इसे यूजर को दिखा देंगे, वो हम माउंटिंग फेज में करेंगे। इसके अलावा अगर हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं वो हम माउंटिंग फेज में कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे पास जब हम कोई भी फॉर्म रजिस्टर करवाते हैं उसके बाद हमारे पास एक डैशबोर्ड हमें नजर आता है यूजर का। उसके बाद वहां पर एक सेटिंग का भी ऑप्शन आपको नजर आता है, जहां पर आप अपनी जो भी आपने प्रोफाइल सेट की है उसे आप अपडेट कर सकते हैं। तो वहां आपने देखा होगा कि जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी आपको पहले से ही आपका डाटा नजर आता है कि आपने यूजर नेम ये लिखा था, पासवर्ड पासवर्ड तो नहीं बल्कि यूआरएल आपका पिक्चर का आपको नजर आता है। मतलब आपको इनिशियली आपको सब डाटा आपको नजर आता है जो आपने ऑलरेडी फिल किया होता है। तो वो सारी चीजें आप माउंटिंग फेज में कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जांपल ये लेकर चलते हैं कि हमारे पास ये था क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट में हमारे यूजर ने होम पेज पर हमारे विजिट किया, होम पेज पर जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हुई तो क्या होगा कि माउंटिंग फेज रन हुई, रिक्वेस्ट की डेटाबेस को, डेटाबेस ने रिस्पॉन्स किया, एम्प्लॉय के टेबल के लिए डाटा रिस्पॉन्स किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो डाटा हमारे पास आया हमने उसे एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करवा दिया, इस तरह, ठीक है। तो ये हम माउंटिंग फेज में ये चीजें कर सकते हैं कि एपीआई कॉल वगैरह कर सकते हैं, डाटा सिक्योरिटी वगैरह कर सकते हैं, और भी डिफरेंट चीजें माउंटिंग फेज में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थी हमारी माउंटिंग फेज। अब इसके बाद आते हैं अपडेटिंग फेज। अपडेटिंग फेज ये है कि ऑलरेडी हमारे पास, ये देखें, ऑलरेडी हमारे पास ये टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय का, फर्ज करें, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि ये जो लाइन रो नंबर 5 है, अगर मैं इसे हाईलाइट करके दिखाऊं, ये जो मेरा टेबल की रो नंबर 5 है, मैं चाहता हूं कि जब यूजर इस डिलीट के बटन पर क्लिक करे, इस डिलीट के बटन पर जैसे यूजर क्लिक करे तो मेरी ये रो नंबर 5 है, ये डिलीट हो जानी चाहिए बगैर मेरा पेज रीलोड किए, ठीक है। तो मैं इस पर, फर्ज करें इस पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो रो नंबर 5 है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी और बाकी टेबल एज इट इज रहेगा। दोबारा देखिएगा, अपडेटिंग फेज में क्या है, अपडेटिंग फेज ये है कि हम अब इस कंपोनेंट में कुछ अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। अपडेट ये है कि मैं यहाँ पर रो नंबर 5 के डिलीट बटन पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारी मेरी जो रो नंबर 5 है वो डिलीट हो जाएगी, बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा। तो ये कंपोनेंट की अपडेटिंग फेज है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा आप कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो हम देखेंगे कि जब हम प्रोजेक्ट रियल लाइफ करेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके बाद है अनमाउंटिंग फेज। अनमाउंटिंग फेज ये है कि हमारे पास ये एम्प्लॉय का टेबल था, ठीक है। अभी यूजर होम पेज पर था तो एम्प्लॉय का टेबल यूजर को नजर आ रहा है, ठीक है। अब यूजर ने जैसे ही कॉन्टेक्ट अस के बटन पर क्लिक किया तो क्या होगा, अब ये कंपोनेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पर दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा पेज समझ लीजिए, क्योंकि पेज हमारा मिलकर बनता है कंपोनेंट से, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कंपोनेंट था, पेज सब फर्ज करें पेज था हमारा, ठीक है। तो अब अनमाउंटिंग फेज में ये, अब ये पेज रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पर कोई दूसरा पेज आ जाएगा या दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फर्ज करें यूजर ने कॉन्टेक्ट अस पे बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी माउंटिंग, अनमाउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग फेज, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं कि ये, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि माउंटिंग फेज में क्या होता है, अपडेटिंग फेज में क्या होता है और अनमाउंटिंग फेज में क्या होता है। लेकिन हम ये करेंगे कैसे, मतलब कोड तो हमने करना है ना, तो कोड में हम किस तरह ये चीजें परफॉर्म करेंगे, चीज़ा वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब रिएक्ट आई थी तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमारे पास लाइफ साइकिल और फेजेस, उसके अंदर जो भी फेजेस था वो कॉन्सेप्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में था। फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम इवन के लाइफ साइकिल के कोई भी फेजेस या कोई भी मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते थे फंक्शनल कंपोनेंट में। दोबारा देखिए कि रिएक्ट जब आई थी तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमारे पास लाइफ साइकिल
का कॉन्सेप्ट था कंपोनेंट में, ठीक है, कि कंपोनेंट के अंदर जो भी लाइफ साइकिल थी वो हम क्लास बेस में ही परफॉर्म कर सकते थे। इसके अलावा फंक्शनल कंपोनेंट में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसका। जैसे कि यहाँ पर देखें, हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि हम क्लास बेस कंपोनेंट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देख रहा हूँ कि माउंटिंग फेज में क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर माउंटिंग फेज में होता क्या था। यहाँ पर देखिएगा, इस चीज को देखिएगा, इस चीज को देखिएगा माउंटिंग फेज को, कि माउंटिंग फेज में हमारे पास क्या होता है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट माउंटिंग फेज में पहले कंस्ट्रक्टर रन होता था, फिर रेंडर मेथड रन होता था, ठीक है, उसके बाद रिएक्ट अपडेट्स डोम एंड रेफरेंस, और उसके बाद हमारे पास ये जो कंपोनेंट डिड माउंट है ये रन होता था। बेसिकली जो डेवलपर होते थे वो कंपोनेंट डिड माउंट मेथड को यूज करके एपीआई कॉल या इनिशियली कोई भी डाटा इनिशियलाइज करवाना था वो इस चीज से करवाते थे। कंपोनेंट डिड माउंट को मेथड को कॉल करवाते थे और उसमें हम सारा कुछ चीजें करते थे। तो ये माउंटिंग फेज में हम कंपोनेंट डिड माउंट का काम लेते थे। अपडेटिंग फेज में क्या होता था, हमारे पास रेंडर मेथड रन होता था पहले, और उसके बाद कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड रन होता था, ठीक है। तो डेवलपर क्या करते थे कि अगर उसने डेवलपर ने कोई कंपोनेंट को अपडेट करना है तो वो कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड का यूज करके चीजें को अपडेट करते थे। उसके बाद लास्ट ऑफ ऑल क्लास बेस्ड कंपोनेंट में अनमाउंटिंग में सिर्फ एक मेथड काम करता था, वो था कंपोनेंट विल अनमाउंट। इस मेथड को हम यूज करके जो भी कंपोनेंट में ये चीजें रिमूव वगैरह, उसकी अगर एपीआई कॉल थी उसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह कैंसिल वगैरह कर देते थे, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि एक मिनट में इसे अगर हाईलाइट करवाऊं तो ए, एक ये चीज, एक ये चीज, और एक ये चीज। अगर इनिशियली डेवलपर ने कोई एपीआई कॉल करवानी थी या कोई भी इनिशियली डाटा इनिशियलाइज करवाना था तो वो कंपोनेंट डिड माउंट का यूज करता था। अगर कोई अपडेट करना था डाटा तो कंपोनेंट डिड अपडेट का डेवलपर यूज करता था, मेथड का यूज करता था। उसके बाद कंपोनेंट विल अनमाउंट तब यूज करता था जब उसे पता है कि अब ये कंपोनेंट को रिमूव करना है यहाँ से और यहाँ पर मुझे कुछ करना है, तो वो इन तीन मेथड की मदद से वो लाइफ साइकिल को मैनेज करता था एक कंपोनेंट की, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे पास हुक्स इंट्रोड्यूस्ड हुई फंक्शनल कंपोनेंट में, तो हम अब लाइफ साइकिल और इसके अंदर जो भी फेजेस हैं या लाइफ साइकिल के अंदर जो भी मेथड जो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज कर सकते थे वो ऑलमोस्ट अब हम फंक्शनल कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड को यूज करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ कैसे। एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ये आपका क्लास बेस देख लिया। अब फंक्शनल कंपोनेंट में हम एक हुक यूज करते हैं जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज यूज इफेक्ट क्या है? यूज इफेक्ट मिक्सचर है कंपोनेंट डिड माउंट का, कंपोनेंट डिड अपडेट का और कंपोनेंट विल अनमाउंट का। मतलब जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम सेपरेटली इन तीनों कंपोनेंट तीनों मेथड का यूज करते थे, फंक्शनल कंपोनेंट में हम यूज इफेक्ट की मदद से इन तीनों का काम एक ही हुक में कर सकते हैं। तो ये वाकई बड़ा आसान भी है और बहुत ही इफेक्टिव भी है। चलिए हम यूज इफेक्ट का यूज करके मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर दिखाता हूँ किस तरह हम सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अपने विजुअल स्टूडियो पर हूँ, तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स की फाइल है। इंडेक्स की फाइल में सिंपल कुछ भी नहीं है यार, ऐप को रेंडर करवाया हुआ है, ऐप कंपोनेंट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप के अंदर क्या है, सिर्फ सिर्फ हमारे पास हाई डिव के अंदर हाई है, और मैंने यहाँ पर डेवलपर सर्वर रन किया हुआ है। और अगर मैं ब्राउजर पर लेकर चलूँ आपको तो आपको ये चीज नजर आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम यूज इफेक्ट को देख लेते हैं, यूज इफेक्ट का सिंटैक्स देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह हम काम कर सकते हैं। यूज इफेक्ट बेसिकली हम इस तरह लिखते हैं, आप लिखेंगे यूज और इफेक्ट का ई कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है। और मेक श्योर आपने इसे रेक्ट से इंपोर्ट करवाना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्ट इन हुक है रेक्ट की, तो आपने इसे रेक्ट से इंपोर्ट करवा लेना है, ठीक है। अब ये जो हुक है वो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटेलिजेंस में भी कि ये जो हुक है वो एक पहले आर्गुमेंट में कॉल बैक फंक्शन लेता है,
और दूसरे आर्गुमेंट में या तो हम डिपेंडेंसी अरे देंगे या अनडिफाइन या कुछ भी नहीं देंगे। मतलब दूसरा जो आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है, लेकिन पहले आर्गुमेंट में हमें कॉल बैक फंक्शन देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन आपको पता है किस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम और उसके बाद ये है कि ये कॉल बैक फंक्शन आ गया। ठीक है, और दूसरे आर्गुमेंट में हमने क्या वो ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर हम डिपेंडेंसी अरे देते हैं, मतलब इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर हम कोई भी डिपेंडेंसी अरे में कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं जिस पर ये यूज इफेक्ट डिपेंड कर रहा होता है। मतलब फर्ज करें यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं काउंटर लिखता हूँ। काउंटर तो या इससे मुराद ये है कि अब यूज इफेक्ट जो है वो इस काउंटर पर डिपेंड करता है। अगर काउंटर की वैल्यू चेंज होगी तभी ये यूज इफेक्ट रन होगा, वरना नहीं रन होगा। ये हम डिटेल में अभी देखते हैं, लेकिन अभी के लिए ये देख लीजिए यूज इफेक्ट सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवाना है रेक्ट से। उसका सिंटैक्स यूज इफेक्ट का ये है, पहले आर्गुमेंट में यूज इफेक्ट हमारे पास लाजमी तौर पर हमें कॉल बैक फंक्शन देना ही पड़ता है। दूसरा आर्गुमेंट ऑप्शनल है, आप यहाँ पर डिपेंडेंसी अरे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ये हम देखते हैं कि किन सिनेरियो में हम डिपेंडेंसी अरे देंगे और किन सिनेरियो में हम डिपेंडेंसी अरे नहीं देंगे, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कंपोनेंट माउंट के बारे में, पढ़ते हैं माउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, माउंटिंग मैंने आपको पहले भी बताया। माउंटिंग क्या है? इनिशियली जब हमारा ये कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट रेंडर होगा स्क्रीन पर, तो तब हमारा यूज इफेक्ट रन होगा, तब हमारा माउंटिंग फेज रन होगा। मतलब इनडायरेक्टली हमारा यूज इफेक्ट रन होना चाहिए तब जब हमारा पहली मर्तबा ये ऐप कंपोनेंट रेंडर होगा स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए उसके लिए सिंटैक्स ये है, सबसे पहले आपने ये कॉल बैक लिख लिया, उसके बाद डिपेंडेंसी अरे देनी है, वो एम्प्टी होगी, यहाँ पर अंदर कुछ भी नहीं आप लिखना। माउंटिंग फेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ ओनली ओनली रेंडर रेंडर फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मैं इसे अभी के लिए मैं इसे यहाँ पर नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा होगा क्या। जब हमारा ये कंपोनेंट लोड होगा स्क्रीन पर, डोम इंसर्ट होगा जब, तभी ये यूज इफेक्ट रन होगा। ठीक है, तो हमें स्क्रीन पर ये नजर आएगा ओनली रेंडर फर्स्ट टाइम। यहाँ पर मैं यूज इफेक्ट भी लिख देता हूँ, यूज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ पर कंसोल पर भी लेकर चलता हूँ और ब्राउजर को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, जैसे ही मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तभी आपको यहाँ पर नजर आएगा ओनली रेंडर फर्स्ट टाइम यूज इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देख, यहाँ पर मैंने ये लिखा ओनली रेंडर फर्स्ट टाइम यूज इफेक्ट। ये मैंने क्यों लिखा कंसोल में? माउंटिंग फेज में यूज इफेक्ट जो हम यहाँ पर ये डिपेंडेंसी अरे, यहाँ पर जो डिपेंडेंसी अरे स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर ये लगाते हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इससे मुराद ये है कि कंपोनेंट पहली मर्तबा जब रेंडर होगा स्क्रीन पर तभी ये यूज इफेक्ट रन होगा। उसके बाद जब इस कंपोनेंट में जितनी मर्जी अपडेट आ जाए ये यूज इफेक्ट रन नहीं होगा, सिर्फ पहली मर्तबा रन होगा, उसके बाद ये रन नहीं होगा। वो कैसे? वो हमने यहाँ पर मेंशन किया होगा कि पहली मर्तबा आप रन हो, उसके अलावा ना रन हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा, मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑन क्लिक। अगर आपको नहीं पता कि हैंडल इवेंट कैसे करते हैं रेक्ट में, तो मैंने बकायदा एक वीडियो बनाई है, वहां पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ हैंडल क्लिक फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर एक स्टेट बनाते हैं ताकि आप हम अपडेट कर सकें हमारी स्टेट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ काउंटर और सेट काउंटर इज इक्वल टू यूज स्टेट। मेक श्योर यूज स्टेट को आपने इंपोर्ट करवा लेना है रैक से। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 0। ठीक है, और फंक्शन के अंदर मैं ये कर लेता हूँ कि जैसे ही काउंटर में हमने क्या करना है, काउंटर के अंदर मैं कॉल बैक यूज करूंगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ प्री वैल्यू। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू मतलब
और रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न मैंने क्या करवाना है, जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें एक प्लस करवा देना है। अगर आपको नहीं पता कि ये यूज फैक्ट किस तरह काम करता है और इसमें मैंने ये चीज़ किस तरह लिखी, तो मैंने बकायदा इस पर वीडियो भी बनाई है। यूज फैक्ट कह रहा हूँ, सॉरी, यूज स्टेट। तो वहां पर आप जाकर डिटेल में आप यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक प्लस करवा दिया, मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा सीन क्या है, मैं थोड़ा सा इसे ना, यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा फंक्शन रन होगा। फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, जो भी प्रीवियस वैल्यू काउंटर की होगी इसमें एक प्लस करवा दो, और यहाँ पर मैं काउंटर लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि यूज इफेक्ट पहली मर्तबा जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है तब ये रन होता है। उसके अलावा जितनी बार मर्जी हमारा ये ऐप कंपोनेंट री रेंडर हो, तो ये हमारा यूज इफेक्ट रन नहीं होता। सिर्फ पहली मर्तबा रन होता है, उसके अलावा जितनी मर्जी मर्तबा हमारा जो कंपोनेंट है अपडेट होता रहे, यूज इफेक्ट रन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पर चलता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा 0 क्लिक और पहली मर्तबा हमारा यूज इफेक्ट रन हो गया। अब देखिएगा मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो कंपोनेंट है अपडेट, या उसमें कह सकते हैं री रेंडर, तब होता है जब हमारी स्टेट की वैल्यू चेंज होती है या प्रोप की वैल्यू चेंज होती है। इन दोनों सूरतों में हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं मतलब मेरी बात पर नहीं एतबार, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए यूज इफेक्ट को यहाँ से मैं ना कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिखता हूँ री रेंडर, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिएगा, तो ये तो ठीक है, मतलब पहली मर्तबा में कंसोल नजर आ गई। अब देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिएगा री रेंडर, दोबारा मैंने क्लिक किया, री रेंडर, तीसरी बार चौथी बार, तो हमारी स्टेट की वैल्यू और प्रोप की वैल्यू चेंज होती है, तो हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे दी कि हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, दोबारा से रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितनी बार मर्जी आप स्टेट की वैल्यू चेंज करेंगे उतनी बार हमारा जो कंपोनेंट है वो चेंज होगा, ठीक है, अपडेट होगा, और मतलब वो री रेंडर होगा, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता था। तो यहाँ पर मैं इसे कंसोल को यहाँ से खत्म कर देता हूँ। अब देखिएगा हमारा कंपोनेंट तो री रेंडर होगा, लेकिन यूज फैक्टर में जो भी कोड लिखा है वो रन नहीं होगा, सिर्फ वो पहली मर्तबा रेंडर होता है। जैसे मैंने ये रिफ्रेश किया पेज, ये देखिए पहली मर्तबा यूज फैक्टर रन हुआ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा अपडेट तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा यूज फैक्ट रन होता है पहली मर्तबा कब, जब हम यहाँ पर डिपेंडेंसी अरे में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर एम्प्टी देते हैं, ठीक है। ये लाजमी तौर पर याद रखिएगा, जब हम चाहते हैं कि हमारा जो यूज इफेक्ट है सिर्फ पहली मर्तबा रन हो, तब आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी रखनी है, ठीक है। ये लाजमी तौर पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट देनी है और इसमें कुछ भी नहीं देना, ठीक है। अब देखिएगा कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है लेकिन यूज इफेक्ट रन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये मेरा पहला पहला था माउंटिंग फेज। माउंटिंग फेज में क्या है कि यूज इफेक्ट पहली मर्तबा जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है स्क्रीन पर, तभी हमें ये यूज इफेक्ट रन होता है, ठीक है। उसके अलावा जितना मर्जी अपडेट हो जाए कंपोनेंट में, हमारा यूज इफेक्ट रन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब जब हमारा अब माउंटिंग फेज हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अब माउंटिंग फेज में मैंने आपको पहले भी बताया क्या कर सकते हैं, आप एपीआई कॉल करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पर फैच वगैरह यूज करके HTTPS, और जो भी आपका यूआरएल है यहाँ पर, वहां पर आप डाटा फेच करवा के यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रन होगा पहली मर्तबा बस, उसके अलावा तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये करवा सकते हैं, या इनिशियली कोई डाटा इनिशियलाइज करवाना है तो वो करवा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल देखता हूँ। अभी एग्जांपल मैं देखता हूँ, मैं इसे ना यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट में यहाँ पर कुछ भी नहीं देता, इसका मतलब है कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अनडिफाइन है यूज स्टेट। लेकिन यहाँ पर मैं आता हूँ सेट काउंटर
और इनिशियली वैल्यू दे देता हूँ यूजर जो हमारी स्टेट की, वो जीरो कर देता हूँ यहाँ पर। अब होना ये चाहिए कि जैसे हमारा कंपोनेंट लोड हो तो यहाँ पर ये सेट काउंटर जीरो वैल्यू दे दे और काउंटर में हमारे पास जीरो वैल्यू आ जाए। ठीक है, इस जीरो के बजाय मैं इसे वन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास इनिशियली क्या आ गया, वन। तो बेसिकली हम इस यूज फैक्ट के अंदर कोई भी हम अगर वैल्यू इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं या एपीआई कॉल करवाना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा चीज जो हमारे पास कंपोनेंट पहली मर्तबा रेंडर हो तब हम करवाना चाहते हैं, तो हम इसमें करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है माउंटिंग फेज की एग्जांपल। अब हम देखते हैं अपडेटिंग फेज की एग्जांपल। अपडेटिंग फेज में क्या है कि जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो, जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर हो या री रेंडर हो तब हमारा यूज फैक्ट रन हो। ठीक है, मैं यहाँ पर इससे क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने एम्प्टी अरे डिपेंडेंसी अरे यहाँ पर मैंने रखी है ना, अब मैं यहाँ पर नहीं रखूंगा। अपडेटिंग फेज के अंदर मैं डिपेंडेंसी अरे जो मैंने यहाँ पर स्क्वेयर ब्रैकेट लिखा था ना, वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। ठीक है, वो यहाँ से मैं रिलीज कर दूंगा। अच्छा, अब करता ये हूँ, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे ना यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, और ऐप को थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ री रेंडर, री रेंडर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मेरी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो तब मेरा यूज इफेक्ट भी रन भी होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्टेट की वैल्यू चेंज करूंगा यूज इफेक्ट भी वैसे वैसे चेंज, वैसे वैसे हमें कंसोल में ये चीज नजर आएगी, मतलब जो भी हमने यूज इफेक्ट में कोड लिखा होगा वो रन होगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिएगा मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर को, तो यहाँ पर देखिए री रेंडर इफेक्ट, मतलब यूज इफेक्ट पहली मर्तबा तो रन होगा ही होगा। सॉरी, यहाँ पर मैं पहले ये इनिशियली वैल्यू दे दूं। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिएगा पहली मर्तबा तो यूज फैक्ट रन होगा ही होगा, ये तो लाजमी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जैसे ही मेरी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी यूज फैक्ट रन हुआ, चेंज होगी यूज फैक्ट रन हुआ, चेंज हुई यूज फैक्ट रन हुआ, चेंज होगी यूज फैक्ट रन हुआ, चेंज होगी यूज फैक्ट रन हुआ। ठीक है, ये है मेरा अपडेटिंग फेज मेरी कंपोनेंट के अंदर जितनी भी मेरी स्टेट हैं, अगर उनकी उनमें से एक की भी वैल्यू चेंज होगी तो मेरा यूज इफेक्ट रन होगा ये वाला। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमने ये इस तरह हम लिखते हैं, इस सिंटैक्स इसका इस तरह है। ठीक है, सिर्फ कॉल बैक लिखना होता है हमने। अब यहाँ पर ये चीज है, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। वो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ काउंटर वन का नाम दे देता हूँ इसे। ठीक है, और सेट काउंटर वन। ठीक है, और इसी इसकी इनिशियल वैल्यू मैं फर्ज करें कर देता हूँ 10। ठीक है, और उसके उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन होगा हैंडल काउंटर वन। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, सेट काउंटर वन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को अपडेट करने वाला हूँ, सेट काउंटर वन। इसमें क्या करूंगा, एक प्रीवियस वैल्यू ले लूंगा यहाँ से, ओ सॉरी। ठीक है, और जो भी मेरे पास प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें एक प्लस करवा दूंगा। ठीक है, दोबारा देखिएगा मैंने एक दूसरी स्टेट बनाई जिसका नाम है काउंटर वन और सेट काउंटर वन। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया हैंडल काउंटर वन के नाम से, और उसमें मैंने जो काउंटर वन की वैल्यू है वो अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे चलता हूँ, यहाँ पर एक और बटन बनाता हूँ। मैं इसे एक मिनट कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ हैंडल काउंटर वन फंक्शन। ठीक है, और इसको कर देता हूँ अपडेट
काउंटर 1 और ऊपर वाले को कर देता हूं मैं अपडेट काउंटर, अपडेट काउंटर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंपल काउंटर, सिंपल कर देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद एक मैं यहाँ से डिव दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ना नीचे आ जाए दूसरा काउंटर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ काउंटर 1 और ये होगा काउंटर 1, काउंटर 1। ठीक है, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पर div से शुरू करते हैं हम। div में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने काउंटर लिखा और काउंटर की वैल्यू यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्पेस देने के लिए कि मैं div दिया ताकि नेक्स्ट लाइन में हमें काउंटर 1 नजर आए। ठीक है, यहाँ पर मैंने काउंटर 1 लिखा और ये काउंटर 1 की स्टेट लिखी। दो बटन बनाए, पहला बटन ये है, पहला बटन हैंडल करेगा काउंटर 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 को, सिर्फ काउंटर को हैंडल करेगा। दूसरा बटन हमारा काउंटर 1 को हैंडल करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फंक्शन, पहले वाला काउंटर को हैंडल करेगा, दूसरे वाला काउंटर 1 को हैंडल करेगा। ठीक है, दोनों में प्लस प्लस करवा देगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखाना क्या चाहता हूँ आपको, यहाँ पर मैं इसे सेव करूँ। सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा हमारा यूज फैक्ट रन हुआ। अब देखें, भले मैं इस पर क्लिक करूं, मतलब काउंटर की वैल्यू अपडेट करूं या काउंटर 1 की वैल्यू अपडेट करूं, हमारा यूज फैक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, क्लिक किया, हमारे पास ये देखिए काउंटर की वैल्यू 1 होगी और यूज फैक्ट हमारा यहाँ पर रन हुआ। अब मैं काउंटर 1 की वैल्यू चेंज करता हूँ तो यह देखिएगा यूज फैक्ट हमारा रन हो गया। ठीक है, दोबारा मैं चेंज करता हूँ तो यूज फैक्ट रन हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो यूज फैक्ट रन हो गया। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे कंपोनेंट में अगर स्टेट या प्रोब की किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो हमारा ये यूज फैक्ट रन होगा। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरा सिनेरियो ये है कि जब हमारा काउंटर 1 रन हो तब मेरा यूज फैक्ट रन हो। अगर मेरा काउंटर 1 रन होगा, मतलब काउंटर 1 में अपडेट होगा, तब हमारा यूज फैक्ट रन ना हो। ठीक है, दोबारा देखिएगा, सिनेरियो मेरा ये है कि जब मैं काउंटर की वैल्यू चेंज करूं तब मेरा यूज फैक्ट रन होगा। ठीक है, तब मेरा यूज फैक्ट रन हो। और अगर मैं काउंटर 1 की वैल्यू चेंज करूं तब मेरा यूज फैक्ट रन ना हो। ठीक है, ये मेरा सिनेरियो है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, यूज फैक्ट में चलते हैं हम। यूज फैक्ट का जो पहला कॉल बैक फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन दूसरे के अंदर क्या करेंगे, दूसरे के अंदर हम ये लिखेंगे ये चीज। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा, अब मुझे पता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं करूंगा तो ये एज अ फंक्शन जो यूज फैक्ट रन होगा पहली मर्तबा रन होगा, उसके बाद रन नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं करूंगा, इसको काउंटर दे दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंटर दे दूंगा। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि यूज फैक्ट देखेगा काउंटर की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू यूज फैक्ट देखेगा। अगर तक काउंटर की वैल्यू चेंज होगी तो यूज फैक्ट हमारा रन हो जाएगा। अगर काउंटर की वैल्यू एज इट इज रहेगी तो यूज फैक्ट हमारा रन नहीं होगा। मतलब अब यूज फैक्ट हमारा इस काउंटर पर डिपेंड कर रहा है, हमारी काउंटर की वैल्यू पर अब डिपेंड कर रहा है यूज फैक्ट के। अगर काउंटर की वैल्यू चेंज होगी तो यूज फैक्ट हमारा ये रन होगा, एज हमारा यूज फैक्ट रन नहीं होगा। ये देखें, ये बिहाइंड द सीन ये क्या यूज फैक्ट क्या करता है, ये फर्ज करें, यूज फैक्ट बिहाइंड द सीन ये कंपैरिजन करता है इस तरह कि काउंटर की वैल्यू, फर्ज करें काउंटर की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू थी, मतलब इनिशियली वैल्यू हमारी काउंटर की थी 0। ठीक है, वो पहले कंपेयर करेगा कि अगर काउंटर की वैल्यू अपडेट होती है, वो अपडेट होके 1 हो जाती है फर्ज करें, तो हमारा ये यूज फैक्ट है वो रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर काउंटर की वैल्यू एज इट इज रहती है इस तरह, तो ये हमारा यूज फैक्ट रन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ना यहाँ पर दिखाता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिएगा, एक चीज हमने हमेशा याद रखनी है कि यूज फैक्ट पहली मर्तबा तो हमेशा रन होगा ही होगा, चाहे वो आपकी माउंटिंग फेज होगी, चाहे वो आपकी अपडेटिंग फेज हो, चाहे वो अनमाउंटिंग फेज हो।
पहली मर्तबा यूज इफेक्ट रन होगा ही होगा सब कंडीशन में। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने क्या कंडीशन डाली है अंदर, ठीक है। अब मैंने यूज इफेक्ट में क्या डाला है, मैंने यूज इफेक्ट में ये कहा है कि अगर काउंटर की वैल्यू चेंज हो तब भी मेरा यूज इफेक्ट रन हो, उसके अलावा उसके अलावा किसी भी स्टेट में चेंज होगा तब हमारा यूज इफेक्ट रन नहीं होगा। अब देखिएगा, मैं अब क्या करता हूँ, काउंटर वन की वैल्यू चेंज करता हूँ तो यूज इफेक्ट में यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा काउंटर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं काउंटर की वैल्यू चेंज करता हूं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये देखिएगा कितना मैजिकल यार चीज है कि अब हमने क्या किया, अब हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी यूज इफेक्ट पर। अगर मेरी डिपेंडेंसी अरे के अंदर अगर मेरी काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है तभी हमारा यूज इफेक्ट रन हो, वरना रन ना हो। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल आप डिपेंडेंसी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर दूं काउंटर, अगर काउंटर वन की वैल्यू, अब यहाँ पर ये देखें, काउंटर की वैल्यू चेंज हो या काउंटर वन की वैल्यू चेंज हो तो इन दोनों सिनेरियो में मेरा यूज इफेक्ट रन होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिएगा पहली बार तो यूज इफेक्ट रन होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्लिक किया यूज इफेक्ट रन हुआ, क्लिक किया यूज इफेक्ट रन हुआ। यहाँ पर देखिएगा, देखिए। ठीक है, तो ये है कि अगर ऐसा सिनेरियो है आपके पास कि आप यूज इफेक्ट रन करवाना चाहते हैं, तब जब हमारे किसी स्टेट की वैल्यू चेंज हो तो आप वो स्टेट की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, डिपेंडेंसी अरे में रखेंगे, तभी ये काम करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं काउंटर वन कर देता हूँ, फर्ज करें। ठीक है, काउंटर वन कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिएगा कि यूज इफेक्ट तब रन होगा जब काउंटर वन की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसे ब्राउजर पर लेकर चलता हूँ तो देखिएगा पहली मरतबा यूज इफेक्ट रन हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मैंने काउंटर का पर क्लिक किया, देखिए यूज इफेक्ट रन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैंने काउंटर वन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिएगा यूज इफेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, तो ये है अपडेटिंग फेज। ठीक है, अपडेटिंग फेज हमारी, उसमें मैंने अपडेटिंग फेज में पहले ये बताया, जब आप चाहते हैं कि हर मर्तबा यूज इफेक्ट रन हो तो आप डिपेंडेंसी अरे नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूज इफेक्ट रन हो कुछ कंडीशन पर, कुछ वैल्यू चेंज पर, तो आप इस तरह डिपेंडेंसी, ये बेसिकली यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये डिपेंडेंसी अरे है। ठीक है, और उसके अंदर हम डिफरेंट डिपेंडेंसी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम, ये हमारा अपडेटिंग फेज भी हो गया। उसके बाद है अनमाउंटिंग फेज। अनमाउंटिंग फेज ये है कि अब हमने इस कंपोनेंट से सारा काम करवा लिया, अब इस कंपोनेंट को डोम से निकाला जाएगा तो इसके रिलेटेड जो भी टास्क थे, जो भी एपीआई कॉल थे, अब उस एपीआई कॉल को हमने अनसब्सक्राइब करवाना है, वैल्यू को दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म पर लेकर आना है। मतलब इस तरह की चीजें जो भी आपने करनी है वो अनमाउंटिंग फेज में करेंगे, अनमाउंटिंग में। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है कि हमारा यूज फैक्ट के अंदर एक ना हमें मिलता है रिटर्न, इस तरह। ठीक है, और इस रिटर्न के अंदर क्या होता है, एक मिनट, इस रिटर्न के अंदर बेसिकली एक फंक्शन, ये रिटर्न करता है यूज इफेक्ट एक फंक्शन, वो के जो कि एक कॉल बैक फंक्शन है। ये क्या करेगा, जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा तब ये काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखता हूँ अनमाउंट। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ब्राउजर पर चलते हैं। ब्राउजर पर चलने के बाद मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा होगा क्या, यहाँ पर मैं एक मिनट आपको दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट, एक ही चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं यहाँ पर इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, इस डिप पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा नीचे काउंटर 0 और काउंटर 11, यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश एक मिनट दोबारा करता हूँ। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिएगा हो क्या रहा है। अब हमारा 0 है, देखें 0 कंपोनेंट माउंट हुआ
और वन कंपोनेंट हमारा मतलब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट माउंट हुआ, उसमें 0 हमारे पास वैल्यू थी और 10 वैल्यू थी। अब मैंने आपको ये कहा कि जैसे ही आप स्टेट को अपडेट करते हैं तो पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। इसका मतलब ये है कि पहले ये कंपोनेंट निकलेगा डोम से, फिर दोबारा ये कंपोनेंट डोम के अंदर आएगा। ठीक है, अब देखिएगा काउंटर 1 पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 1 1 आ गया यहाँ पर। ये देखिएगा दोबारा 2 3 4 यहाँ पर चेंज हो रही है ना। अब देखिएगा दूसरे वाला, ये देखिए। तो ये किस तरह हो रहा है ये देखिए। मैं आपको किस तरह दिखाऊं, एक मिनट। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर बना के दिखाता हूँ, अगर बन जाए तो। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा एक तरह का कंपोनेंट है। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर मेरा एक ऐप कंपोनेंट है, ये वाला। ठीक है, ये मेरा ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर सीन ये हो रहा है कि जब मेरा पूरा का पूरा ये ब्राउजर रन हुआ, मतलब ये पूरा का पूरा ब्रो सॉरी, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट रन हुआ हमारा। तो मेरा ये ऐप कंपोनेंट रन हुआ। ठीक है, ऐप कंपोनेंट रन हुआ, इसका मतलब माउंटिंग फेज चली। माउंटिंग फेज के अंदर हमारे पास क्या था कि हमने जो भी चीजें करवाई थी वो चीजें आ गई यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, इस कंपोनेंट में अपडेट किया। अब देखें, जब अपडेशन होती है ना तो क्या रेक्ट क्या करता है कि इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को, ये पूरे के पूरे ऐप कंपोनेंट को इस डोम से निकाल देता है, इसके डोम से निकाल देता है और दोबारा फिर इसके डोम के अंदर दे देता है। ठीक है, क्योंकि हमें यही कंपोनेंट तो हम री रेंडर करवा रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये कंपोनेंट डोम से पहले निकलेगा और निकलने के बाद दोबारा डोम के अंदर अपडेटेड वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, और इस दौरान जब ये डोम से निकलता है तब हमारा अनमाउंटिंग फेज चलता है, अनमाउंटिंग फेज। ठीक है, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा आपको समझाता हूँ क्या सीन है। मैं दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, फर्ज करें ये मेरा पूरा का पूरा पेज है, उसके अंदर मेरा एक ऐप का जो हमारा कंपोनेंट था। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली होगा कि हमारा जो ऐप है ना, ऐप ये डोम के अंदर आया, डोम के अंदर ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, डोम के अंदर आ गया। उसके बाद क्या है कि हमारे पास सारा कुछ हमें स्क्रीन पर ये चीजें नजर आ रही हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हमने कंपोनेंट में अपडेट किया, इसी कंपोनेंट में अपडेट किया और इसी कंपोनेंट को स्क्रीन पर लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कंपोनेंट, ये पहले डोम से निकलेगा। डोम से निकला तो डोम से निकलने के बाद दोबारा डोम के अंदर आएगा। ठीक है, अपनी अपडेटेड वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, इस दौरान जब ये डोम से निकलता है तो तब हमारा अनमाउंट फेज चलता है, अनमाउंट फेज। अब देखिए अनमाउंट फेज का हमारे पास बेनिफिट क्या है। फर्ज करें यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू थी, वो हमने इनिशियलाइज करवाई थी, या जो भी वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर क्या किया कि अनमाउंट फेज पर उसे ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर दे दी इसे, या एपीआई मैं कॉल करवा रहा था यहाँ पर मैंने अनसब्सक्राइब इसे कर दिया। ठीक है, तो ये अनमाउंटिंग फेज में इस तरह चीज चलती है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, मैं इसे अब क्या करता हूँ, एक मिनट, मैं इसे आपको कंसोल पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि अनमाउंटिंग फेज इस तरह बनती है कि रिटर्न के अंदर हमने कॉल बैक देना पड़ता है और कॉल बैक के अंदर हमने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ यूज इफेक्ट के अंदर कौन सा लाइन ऑफ कोड लिखा है, और अनमाउंट फेज में हम क्या चीज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो वो हम इस तरह लिखते हैं, रिटर्न, रिटर्न के बाद यहाँ पर हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अनमाउंट फेज को मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, रिफ्रेश किया मैंने, हमारा यूज फैक्ट रन हुआ। ठीक है, अब देखिएगा काउंटर पर क्लिक करूंगा, सबसे पहले अनमाउंट फेज चलेगी, उसके बाद हमारा पास चलेगा काम। ये देखिए अनमाउंट फेज चली, उसके बाद हमारा री रेंडर, हमारा यूज फैक्ट दोबारा चला। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने कंपोनेंट में अपडेट करूंगा। अब देखिए इस पर क्लिक किया, कंपोनेंट री रेंडर होगा, लेकिन री रेंडर होने से पहले अनमाउंट होगा, अनमाउंट हमारे पास अनमाउंट चलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये अनमाउंट, हमारे पास जो भी कंपोनेंट अपडेट होता है उससे पहले अनमाउंट चलता है, फिर हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आती है, इस तरह चलता है। इसकी एक
एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, आसान सी एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें रेज कर देता हूँ। मेरे ख्याल में इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ से, और मेरे ख्याल में कुछ किसी की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हाई लिख देता हूँ, ठीक है। और यूज इफेक्ट दोबारा से हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज इफेक्ट। उसके बाद ये है, यहाँ पर मैं कॉल बैक लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यूज इफेक्ट रन हो पहली मर्तबा, ओनली फर्स्ट टाइम रन हो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ कोड लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट इंटरवल। सेट इंटरवल आपको जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा ही होगा कि सेट इंटरवल क्या करता है। 1 सेकंड दे देता हूँ यहाँ पर, कि 1 सेकंड के अंदर सेट इंटरवल के अंदर जो भी कोड है वो रन होता रहेगा। 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के बाद बार बार हमारा कोड रन होता रहेगा। सेट इंटरवल इस तरह काम करता है। मैं यहाँ पर कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिख लेता हूँ रनिंग, इस तरह, इस तरह, ठीक है। तो अब हमारा यूज फैक्ट पहली मर्तबा रन होगा, लेकिन अब हमारे यूज फैक्ट के अंदर सेट इंटरवल है। तो सेट इंटरवल क्या करेगा कि 1 सेकंड के, हर 1 सेकंड के बाद हमारा ये कंसोल करवाता जाएगा रनिंग रनिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा 1 सेकंड के बाद चला, 2 सेकंड, ये देखिए रन हो रहा है। मतलब 1 सेकंड के बाद हमारा सारा कुछ रन हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ये जो सेट इंटरवल है ये हमें एक आईडी देता है, टाइमर आईडी देता है। तो मैं क्या करूंगा, इस टाइमर आईडी को यहाँ पर जैसे ही कंपोनेंट, ये जो हमारा कंपोनेंट है अनमाउंट होगा, तब मैं क्या करूंगा, ये आईडी को यहाँ से मैं क्लियर भी करता जाऊंगा, मतलब प्रीवियस आईडी को क्लियर करता जाऊंगा और नई आईडी आती रहेगी। तो वो मैं क्या करूंगा, अनमाउंट फेज में करूंगा। अनमाउंट फेज आपको पता है कि रिटर्न, कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर ये, और इसके अंदर ये, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लियर इंटरवल लिखूंगा, और उसके अंदर मैं लिख लूंगा टाइम आईडी, ये। तो ये होगा क्या, फर्ज करें कि फर्ज करें यहाँ पर मेरे पास टाइमर आईडी कुछ भी है, फर्ज करें ये बनती है मेरी आईडी, तो प्रीवियस आईडी को ये क्लियर करता जाएगा और नई आईडी हमारे पास यहाँ पर आती है जाएगी। फिर हमारे पास ये आईडी हमारे पास प्रीवियस आएगी, फिर उसे क्लियर कर देगा। मतलब जैसे जैसे कंपोनेंट अपडेट होगा, हालांकि यहाँ पर कंपोनेंट अपडेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ना ही हमारे पास स्टेट है ना ही हमारे पास प्रोब्स है, ठीक है। तो कंपोनेंट तो जारी बात अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं कोई सेट स्टेट लिखूंगा तभी हमारा कंपोनेंट अपडेट होगा। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, कंपोनेंट अपडेट होगा तो ये क्या करेगा, अनमाउंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस जो टाइमर आईडी है वो हम क्लियर कर रहे हैं, ताकि हमें कंसोल में कोई वार्निंग, कोई एरर नजर ना आए, कोई हमें लीकेज क्रिएट ना हो, मेमोरी लीकेज क्रिएट ना हो, ठीक है। तो वो हम इस अनमाउंटिंग फेज के अंदर करते हैं चीजें, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा कुछ आई गेस बता दिया है। इसमें एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि फंक्शनल कंपोनेंट में हम यूज फैक्ट में किस तरह डिफरेंट सिनेरियो को लेकर चल सकते हैं। माउंटिंग फेज, अनमाउंटिंग फेज और अपडेटिंग फेज किस तरह हम कर सकते हैं हैंडल। और आई गेस ये एज इट इज अब सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है। तो दोस्तों, मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।